तो नेक्स्ट टॉपिक है गुड इवनिंग, रिफ्रैक्शन थ्रू गुड इवनिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन किस तरीके का होता है वो देखना है हमको। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब PQRS as shown in the figure using Snell's law of refraction at face PQ। किस तरीके से स्नेल्स लॉ लगाना है वो देखिएगा। यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस PQ, तो हम पहले रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लेंगे ऐसे। ये हो गया P Q R और S, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक रे इंसिडेंट करवाई, मतलब एक रे यहाँ पर स्ट्राइक कर गई। अच्छा, तो जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है वो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर ये लाइट स्ट्राइक कर गई ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहीं पर हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक, तो ये वाला जो हमारा एंगल बन जाएगा इसको हम बोलेंगे I1। एंगल ऑफ इंसिडेंस है लेकिन अभी I1 बोलेंगे इसको। अच्छा, फिर हमने ये कहा कि ये जो एरिया, ये जो बाहर वाला जो एरिया है ये एयर है, यानी कि ये कैसा एरिया है, रेयरर एरिया है, रेयरर मीडियम है। और जब इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, ये ग्लास है, तो ग्लास तो सॉलिड है, तो सॉलिड क्या हो गया, एक डेंसर मीडियम हो गया। तो वैसे तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है सीधी, ठीक है, लेकिन क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर गई तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगी, थोड़ा सा टिल्ट कर देगी ऐसे। ठीक, अब इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए A, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए B। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि ये जो एंगल बना, मतलब ये रिफ्रैक्ट हो गई रे, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं R1। तो ये R1 हो गया। ठीक है, अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये जब यहाँ पर टकरा रही है, इसको मैंने AB बोल दिया, इस वाले पॉइंट को हम C बोल देंगे, इस वाले पॉइंट को C बोल देंगे। तो अब क्या हो रहा है कि अब ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो फिर इसको भी एक तरह से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही बोला जाए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, और अब क्या होगा कि वैसे तो ये ऐसे सीधी चली जाती, नमस्ते, वैसे तो सीधी चली जाती, लेकिन डेंसर से रेयरर में आई है तो नॉर्मल से दूर भागेगी, तो ये ऐसे हो जाएगी। और ये देखा जाएगा कि ये जो रे ऑफ लाइट बाहर निकल कर आई है इसको हमने D बोल दिया, CD। तो ये जो रे ऑफ लाइट बाहर निकल कर आई है, तो किसी चीज में से बाहर निकलना इसको कहते हैं ना इमर्जिंग आउट ऑफ समथिंग, तो इसलिए इस वाली रे को हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। ये वाली रे है इंसिडेंट रे, ये वाली रे है इंसिडेंट रे, ये वाली रे है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ये वाली जो रे है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। ठीक, अब एक चीज ये देखी जाती है कि जो इमर्जेंट रे है ना, जो बिल्कुल इनिशियली जो इंसिडेंट हुई थी रे, इमर्जेंट रे उसके एक्चुअली पैरेलल होती है। ठीक है, अच्छा, और जो इनिशियली जो इंसिडेंट रे थी उस इंसिडेंट रे में और इमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्टेंस होता है, पैरेलल रेज में क्या होता है, हमेशा किसी भी पॉइंट पर आप डिस्टेंस निकालिए पैरेलल रेज के बीच में, तो वो हमेशा क्या निकलता है, हमेशा सेम निकलता है। पैरेलल रेज के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का निकलेगा इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, ये हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा, ये हमारा एंगल है I1, ये वाला एंगल है R1। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये R1 हो गया। फिर हम ये देखेंगे
कि ये जो अब हम रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, तो ग्लास स्लैब जो है, ग्लास स्लैब के जो दोनों अपोजिट फेसेस हैं ये तो पैरेलल होंगे ना एक दूसरे के। पैरेलल पैरेलल लाइंस पर अगर आप परपेंडिकुलर लाइंस डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपस में दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो भाई जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये जो बी सी है ये एक तरह से ट्रांसवर्सल हो गई ना, तो जो एंगल यहाँ बन रहा है R1 वही एंगल यहाँ बनेगा R1। ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद जो यहाँ पर जिस तरह से ये बाहर निकल कर आएगी रे ऑफ लाइट, इसको हम बोल देंगे R2। और ये जो R1 है, इस R1 को आप यहाँ पर कह दीजिए I2। I2 कह दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉइंट 2 पर, ये पॉइंट 1 है, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज कॉल्ड I1। यहाँ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड R1। यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको I2 बोला, I2 एक्चुअली R1 के ही इक्वल है, तो लिख दो I2 इज इक्वल टू R1 लिख दो, या I2 लिख दो, अलग से लिख देना R1 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। दिखाई दे रहा होगा सभी को, क्लियर है? अच्छा, और ये जो है ये R2 है। अच्छा, तो R2 क्या हो गया? इस वाले पॉइंट पर रिफ्रैक्शन वाला एंगल। आगे चलते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट फेस पी क्यू, तो हम फेस पी क्यू की बात कर रहे हैं, और यहां पर स्नेल्स लॉ अगर लगाएं तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फेस पी क्यू, तो पी क्यू पर अगर स्नेल्स लॉ लगाया जाएगा तो क्या होगा? वही स्नेल्स लॉ हमारा क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? आप एयर से ग्लास के अंदर आ रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे ए म्यू जी, ए म्यू जी, ये मेंशन कर देंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, ये हो जाएगा ए म्यू जी साइन I1 अपॉन साइन R1, और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस एस आर, और रिफ्रैक्शन एट फेस एस आर, तो अगर एस आर वाले फेस पर रिफ्रैक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन I2 अपॉन साइन R2। ठीक है, और जब फेस एस आर की बात कर रहे हैं तो रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से आ रही है और वापस कहाँ पर आ रही है? वापस से एयर में आ रही है। ठीक है, तो डेंसर से रेयरर में जा रही है लाइट रे। ठीक, तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि ये साइन I2 अपॉन साइन R2 क्या हो जाएगा? ग्लास से एयर में आ रही है, तो क्या बोलेंगे? ये ए म्यू जी था, अब जी म्यू ए होगा, क्योंकि हम ग्लास से एयर में जा रहे हैं, तो ये जी म्यू ए हो जाएगा। तो इसको कहेंगे जी म्यू ए साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू जी म्यू ए। यहाँ तक बोलिए, क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हम देख चुके हैं। यहाँ पर साइन I2 को आप लिख दो साइन R1 अपॉन साइन R2, और जी म्यू ए को क्या लिख दोगे? 1 अपॉन ए म्यू जी, 1 अपॉन ए म्यू जी बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो जी म्यू ए को आप लिख दोगे 1 अपॉन ए म्यू जी। अब क्या करेंगे कि इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में LHS मल्टीप्लाई हो जाएगा, RHS में RHS मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन I1 अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाइड बाई साइन R1 अपॉन साइन R2। ठीक है, और RHS में RHS मल्टीप्लाई करिए तो ए म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए म्यू जी मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ए म्यू जी।
तो ए म्यू जी से ए म्यू जी कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा का पूरा रिजल्ट आपका 1 आ गया। और इधर साइन R1 से साइन R1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा मेरे पास, साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2, सॉरी साइन I1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों इक्वल ही हो जाएंगे, तो साइन I1 साइन R2 को इधर ले आइए, तो साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2, और यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि I1 R2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जो इनिशियली जो इंसिडेंस एंगल हमारा बन रहा था ना, ये वाला I1, ये R2 के इक्वल हो जाएगा। देखिए ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इमरजेंट रे है, ये जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी तो इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया कि देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of emergence। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इंसिडेंट वाला जो इंसिडेंस एंगल जो है वो इमरजेंस एंगल के हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिएगा I1 इज इक्वल टू R2 तक, ये हमने पेज नंबर 23 पर नीचे तक हमने ये कर लिया कि I1 R2 के इक्वल है। Thus the emergent ray CD is parallel to the incident ray AB, but it has been laterally displaced with respect to the incident ray. This shift in the path of light on emerging from a refracting medium with parallel faces is called lateral displacement। तो ये जो शिफ्ट होता है ना इंसिडेंट लाइट में और इमरजेंट लाइट में, ये जो शिफ्ट है दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट आप लोग ना 10th क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन अब इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को यूज़ करके एक और डेरिवेशन भी है, वो भी करेंगे। यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा I1 इज इक्वल टू R2 कैसे है। तो एक चीज़ पूछी जाती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होगा एक रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब के केस में, वो प्रूव करके दिखाइए। तो एक ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है भाई कितना है, ये मतलब ये डिस्टेंस कितना है, तो वो जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ठीक है, तो hence lateral shift is the perpendicular distance between the incident and emergent rays when light is incident obliquely on a refracting slab with parallel faces। ठीक है, तो क्या करना है हमको कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको हम लेटरल शिफ्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों पैरेलल फेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लेटरल शिफ्ट भी बोल देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम था, आपने 10th क्लास में करा था कि जो इमरजेंट रे है वो इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे को अगर आगे प्रोड्यूस कर दिया जाए तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं, ये आप जानते हैं। दोनों के बीच में एक गैप होता है, उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ तक 10th में कर चुके थे, लेकिन वो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला क्या है वो हमने नहीं देखा, वो हम अब देखेंगे। ठीक है, और एक ये दोनों जो हैं ये एंगल्स इक्वल हैं, ये हमने प्रूव कर लिया। बस 1 मिनट रुकिए, अभी बताता हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वाला करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, 1 मिनट वेट करेंगे बस।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट. The figure below shows the path of the ray undergoing refraction through the slab PQRS. Let small t be the thickness of the slab and x the lateral displacement of the emergent ray. अब ये जो हम डेरिवेशन करा रहे हैं ना, ये तो हमारा भाई अभी 10th का वो देख रहा है ना, फिटजी वाला जो, उसमें ये चीज पूछी गई है. मतलब बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं बच्चों से. हेलो हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. हेलो, हाँ बताओ बताओ, 7 बजे आ जाओ ना. 6 डेज हो गए, 6 डेज हो गए. अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो आओ, फिर मैं बात करता हूँ तुमसे. ठीक है, चलिए, ओके. Expression for lateral displacement. तो figure below shows the path of the ray undergoing refraction through the slab PQRS. अब हम एक ग्लास स्लैब बना रहे हैं ऐसे. डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा. जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करता है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लीजिए और इस परपेंडिकुलर को जरा नीचे तक एक्सटेंड करो, जो ये इस फेस को भी टच करे. उसके बाद हम ये कहेंगे कि ऐसे तो अगर मीडियम चेंज ना होता तो लाइट रे ऐसे सीधी चली जाती ऐसे, लेकिन मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया तो लाइट रे इधर चली जाएगी, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी. उसके बाद हमने कहा कि इस पॉइंट पर भी आप एक नॉर्मल बना लीजिए, और यहाँ पर ये नॉर्मल से दूर इस तरह से भागेगी कि ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे थी उसके पैरेलल हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, इस वाले पॉइंट को बोल दिया ए बोल दिया इस वाले पॉइंट को. इस पॉइंट को बोल दिया बी, ये हो गया पी क्यू. इस पॉइंट को बोल दिया आर और इसको बोल दिया एस. और ये जो ग्लास स्लैब है ना, ग्लास स्लैब के थिकनेस को बोल दिया स्मॉल टी. स्मॉल टी
अब आप ये देखिएगा कि ये तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, आर, और इधर वाला जो एंगल है ये हो जाएगा आई माइनस आर। ये आप समझ गए होंगे ऐसा क्यों। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है। इस वाली इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में इधर एंगल आई, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में इधर भी पूरा एंगल आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। बोलिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे कि आपको ये वाला जो है, क्योंकि मैंने नॉर्मल ड्रॉप करी है तो ये यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और फिर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट सी है इस वाले को तो एफ बोल देंगे, और ये वाले को पॉइंट सी बोला, और इसको हमने डी बोल दिया। तो अब आप ये देखिएगा कि सी से अगर मैं इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऐसे, इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ई, और यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, ये सी ई। एक्चुअली ये जो सी ई है यही लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, इंसिडेंट रे में और इमरजेंट रे दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक, तो इसको बोल दिया हमने एक्स, और एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब हम इस एक्स को ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मेरी बात सभी को क्लियर है? चलिए जी, उसके बाद ये सारे टर्म्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, और थिकनेस हमने स्मॉल टी ले ली, और ये जो बाहर मीडियम है ये तो एयर है, और ये जो मीडियम है ये ग्लास है, ये ग्लास हो गया ये वाला मीडियम। अब जरा देखते हैं, फ्रॉम राइट ट्राइंगल बी ई सी वी हैव, राइट ट्राइंगल बी ई सी, तो मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, बी ई सी, मैं इस वाले ट्राइंगल की, राइट ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, बी ई सी। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर एंगल क्या दिखाई दे रहा है, साइन आई माइनस आर। तो अगर मैं साइन आई माइनस आर निकालूंगा तो आई माइनस आर एंगल हो गया, इसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, सी ई अपॉन बी सी साइन आई माइनस आर। तो लिखेंगे फ्रॉम right triangle BEC, from right triangle BEC, sin I minus R is equal to perpendicular upon hypotenuse, यानी कि CE upon BC, sin I minus R, CE कितना है x, तो x अपॉन BC, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC इंटू साइन आई माइनस आर, एक्स इज इक्वल टू BC इंटू साइन आई माइनस आर। ये x की वैल्यू इतनी निकाली, और निकालने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, चलिए जी, इतना हो गया। फिर दूसरा राइट ट्राइंगल लेते हैं। दूसरा राइट ट्राइंगल है BFC, ये वाला BFC। तो अब कहेंगे फ्रॉम राइट ट्राइंगल BFC, यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉस आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं जो याद रखना, कि पहला वाला जो BEC ट्राइंगल है उससे आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, मतलब साइन आई माइनस आर निकालना है, और जो BFC है उसमें कौन सा एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कॉस आर निकालना। तो फ्रॉम राइट ट्राइंगल BFC, फ्रॉम राइट ट्राइंगल BFC, इसमें क्या होगा, कॉस आर इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, BF, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, BC। तो कॉस आर इज इक्वल टू, अब ये जो BF है, B से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है, इसी को तो थिकनेस बोलेंगे इसकी, स्मॉल टी। ठीक है, ये स्मॉल टी लिख देंगे आप, ये हो जाएगा स्मॉल टी अपॉन BC, ये हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ से मैं BC की वैल्यू निकालूंगा, BC को इधर ले आओ, कॉस को इधर ले आओ, तो BC इज इक्वल टू T अपॉन कॉस आर, T अपॉन कॉस आर।
अच्छा जी, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो BC की वैल्यू हमने निकाली है इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1। ठीक, यहाँ लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू, ये जो BC है, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, T अपॉन कॉस आर, T अपॉन कॉस आर इंटू साइन I माइनस आर। तो अब क्या करेंगे, T अपॉन कॉस आर को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, x इज इक्वल टू T अपॉन कॉस आर, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और यहाँ साइन A माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन A माइनस बी का फॉर्मूला होता है, बायो वाले बच्चे सीधा याद कर लेना इसको, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। तो साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब पता है क्या प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा अरे आ तो गया x, मेरे को यही तो निकालना था, x आ तो गया, तो x इस तरह से नहीं निकलेगा। x को हमें कुछ ऐसे निकालना है कि आप सोचो कि हमारे को एक रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब दे रखा है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब दे रखा है, भाई r कैसे निकालेंगे, ग्लास स्लैब के अंदर घुस जाएंगे क्या, ठीक है, अंदर ही तो बनेगा रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ना भाई ना, मेरे को लाइट वाइट कोई स्ट्राइक नहीं करवानी, मेरे को तो ये देखना है कि मैं अलग अलग एंगल्स पर इंसिडेंट रे पढ़वाऊंगा, इस पर स्ट्राइक करवाऊंगा। तो वो बाहर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बाहर है, तो वो तो मुझे पता रहेगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मुझे पता रहेगा क्योंकि वो तो ग्लास स्लैब के बाहर है, एक तो वो चीज़ पता रहेगी। फिर जो स्लैब है तो वो ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ज़्यादातर केसेस में 1.5 ही होता है, ठीक है, तो मेरे को रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पता है, ग्लास की थिकनेस स्मॉल टी, वो मैं अपना कोई स्केल लेकर उसको मेजर कर सकता हूँ। तो ये कोई 2-3 टर्म्स जिसको मैं एक्सटर्नली मेजर कर सकूँ, मुझे ग्लास स्लैब के अंदर ना घुसना पड़े, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना निकालना पड़े, ठीक है, और मैं उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट बता दूं कि भाई आप इतने एंगल पर स्ट्राइक करवाओगे तो लाइट इतना डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ता जाएगा ना तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो आर है ना, मुझे इस आर से छुटकारा पाना है, तो ध्यान रखिएगा, स्टेप्स याद करके चलना। सबसे पहले आपको क्या लेकर चलना है, आपको ये दो एंगल देखने हैं, ये आर है, ये आई माइनस आर है। तो पहले लेकर चलेंगे ट्राइंगल BEC, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन आई माइनस आर, ठीक, और उसके बाद लेकर चलेंगे ट्राइंगल BFC, यहाँ पर कॉस निकालेंगे। तो दोनों में ही BC आएगा, इसमें जो BC आएगा तो सेकंड वाले ट्राइंगल से BC की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये करने के बाद फिर साइन A माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी, ठीक है, तो साइन A माइनस बी होता है साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये R हमारा दुश्मन है, इसको R को हटाना है, ठीक है, तो R हटाएंगे। R कैसे हटाएंगे देखिएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि R इधर भी है, R अंदर भी है, तो क्यों ना हम R को कॉमन ले लें, कॉस R को ही कॉमन ले लें। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू T अपॉन कॉस R है। नोट्स में अब हम पहुँच रहे हैं पेज नंबर 25 पर, तो कॉमन ले लो, या फिर एक दूसरा काम है कॉस आर को अंदर ले जाओ। जब अंदर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा साइन आई कॉस आर, इसके अपॉन में भी कॉस आर आ जाएगा, और माइनस कॉस आई साइन आर, इसके अपॉन में भी कॉस आर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए कॉस आर से यहाँ तो कॉस आर कैंसिल आउट हो गया, इधर साइन आर अपॉन कॉस आर जो है ये tan आर बन जाता है, लेकिन अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, बताऊंगा क्यों। x इज इक्वल टू टी ब्रैकेट में साइन आई माइनस कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर। अभी कितना हो गया, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। 1 ये वाली थी, 2 वाली ये वाली थी, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब जरा स्नेल्स लॉ की बात करते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आर कितना हो जाएगा, मैं साइन आर निकालना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे आर हटाना है। साइन आर इज इक्वल टू
साइन आई अपॉन म्यू, ये हो गया। इसी तरह से कॉस आर निकाल लो। अब कॉस के लिए आप सभी को पता ही होगा, 10th क्लास में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो एक आइडेंटिटी थी। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंस cos r इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ये समझ गए, ये समझ गए भाई। cos थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos r इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। साइन स्क्वायर आर की वैल्यू ये डालो आप, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन आर की वैल्यू साइन आई अपॉन म्यू, तो साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर। अपॉन म्यू स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, कॉस आर हो गया। फिर इन्हीं वैल्यूज को, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 सॉरी, इन वैल्यूज को आपको इक्वेशन नंबर 3 में रख देना है। क्यों, मैं चाहता हूं ना ये आर हट जाए, बस आई के टर्म्स में आ रहा है, टी के टर्म्स में आ रहा है, कोई बात नहीं, आई मुझे पता ही है क्योंकि बाहर से मैं ही लाइट रे को स्ट्राइक करवाऊंगा, तो आई मुझे पता है, ठीक है। स्मॉल टी थिकनेस है, मेजर कर लेंगे। अच्छा जी, आगे देखते हैं। तो x इज इक्वल टू टी और ब्रैकेट में हो गया साइन आई माइनस कॉस आई, और साइन आर जो है वो है साइन आई अपॉन म्यू, और अपॉन में जो कॉस आर है उसकी वैल्यू ये लिखी है अंडर रूट में। इतना हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और क्या किया जा सकता है यहाँ पर, x इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस कॉस आई साइन आई अपॉन म्यू, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो मैंने कॉस आर की वैल्यू डाली है, इसका जरा एलसीएम ले लो, तो म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर, तो पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर है, ठीक। अब हम ये जानते हैं कि जैसे ये x इज इक्वल टू टी हो गया, चलिए एक स्टेप और करिए, साइन आई माइनस ये हो गया कॉस आई साइन आई, कॉस आई साइन आई अपॉन म्यू, और इधर अपॉन में क्या हो गया, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, और इधर अंडर रूट के अंदर ही तो है म्यू स्क्वायर, तो अंडर रूट के बाहर आकर म्यू हो जाएगा। तो इसमें हम ये जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, हो गया कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, कॉस आई साइन आई अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ये बचेगा। तो इधर भी न्यूमरेटर में साइन आई, इधर भी न्यूमरेटर में साइन आई निकालो बाहर, x इज इक्वल टू टी साइन आई, और ब्रैकेट में इधर बचेगा 1 माइनस कॉस आई अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, और ब्रैकेट क्लोज। तो अल्टीमेटली ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 4 इसको बोल रखा है, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। इसमें आप देखिए कि मेरे पास बस दो ही चीज़ें हैं, दो ही अननोन वेरिएबल्स हैं, एक तो आई और एक जो है ये टी, तो हमको पता ही होगा, इसको तो हम मेजर कर लेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें पता ही होगा, भाई ग्लास स्लैब है तो 1.5 होता है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की ही केवल हमको ज़रूरत पड़नी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि भाई कितना वो लेटरली डिस्प्लेस होने वाली है लाइट रे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका, रिफ्लेक्टिंग ग्लास स्लैब वाला। उसके बाद
जरा देखिएगा क्लियरली x टेंड्स टू अ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन i टेंड्स टू 90 डिग्री। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब i जो है वो 90 डिग्री तक पहुंचेगा। बताता हूं मैं। क्लियरली x टेंड्स टू अ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन i टेंड्स टू 90 डिग्री। कैसे भाई? अगर i 90 डिग्री हो जाएगा तो ये साइन 90 ये 1 बन जाएगा, ठीक है, और इधर भी ये 1 बन जाएगा, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। भाई 1 का साइन 90 हो गया ना, ठीक। और बाकी सारी चीज़ें तो छोड़िए, जब i 90 हो गया तो ये cos 90 तो जीरो ही हो जाएगा ना, cos 90 तो जीरो, ये पूरा टर्म खत्म हो गया, इधर केवल 1 बचा। तो t इंटू 1, यानी कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका t के ही बराबर आ गया, थिकनेस के बराबर आ गया। जितना ये थिक है उतना ही ज़्यादा उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात? भाई आप ये देखिए, अगर मैंने i की वैल्यू 90 ले ली तो ये तो 1 हो गया साइन 90, ये cos 90 ये 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म ही 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो ये पूरा ब्रैकेट 1 हो गया। ये साइन 90 ये भी 1 हो गया, तो क्या बचा? x इज इक्वल टू टी तो बचा, ठीक है, x इज इक्वल टू टी तो बचा। तो वो चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर कि clearly x tends to a maximum value when I tends to 90 degree, so that sin I tends to 1 and cos I tends to 0. Thus x max is equal to t. That is, displacement of the emergent ray cannot exceed the thickness of the glass slab. तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, इमरजेंट रे का डिस्प्लेसमेंट कभी भी थिकनेस से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब अच्छा, अब मन में एकदम से ही आता है कि नहीं 90 डिग्री क्यों लिया? हमने ये कहा ये एक्स ही तो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट साइन आई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और साइन आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? वो 1 ही तो हो सकती है, और वो कब आएगी? जब आई 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ज़रा सोचना आई 90 डिग्री कैसे होगा? आई 90 डिग्री कैसे होगा? आप एक लेज़र लाइट लेकर बैठे हुए हो जिसकी बीम आप मार रहे हो, तो आपने बीम ऐसे मारी, आप क्या चाहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाए, मतलब आप यहाँ ग्लास स्लैब के ही बिल्कुल पैरेलल यहीं पर लाइट रे ऐसे मार रहे हैं कि वो इससे ऐसे छूती हुई जाए। तो जब वो ऐसे छूती हुई जाएगी तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री बन जाएगा ना, ठीक है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 90 डिग्री बन जाएगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी पूरा का पूरा वो इतना बड़ा हो जाएगा जैसे मतलब आपका ये इसका थिकनेस के बराबर हो, ऐसा हो जाएगा। समझ गए? एंगल ऑफ इंसिडेंस जरा सोचना तो चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री बनेगा कैसे। तो बनेगा ऐसे, तो आप लाइट रे ऐसे स्ट्राइक करवा रहे हो बिल्कुल अलोंग इसके, ये पी क्यू के अलोंग ऐसे छूती हुई आ रही है, ऐसी लाइट रे। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद जरा देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, ये भी बड़ा आसान है, ये भी कुछ इसी तरीके का है जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट करा था ना, वैसा ही है। ये छोटा सा टॉपिक है, आया तो 1 नंबर में आ जाएगा। चलिए जी देखते हैं, लेकिन ये मिटा रहा हूं इधर से मैं। Refraction through a combination of media. रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, हाँ जी, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया का मतलब क्या? बहुत सारे मीडियम है वो कंबाइंड है, तो 1 मीडियम, 2 मीडियम, 3 मीडियम। जैसे यहाँ पर अभी देखा था ग्लास स्लैब वाले में तो 2 मीडियम थे, एक तो एयर था, एक ग्लास था। अभी सोचो कोई तीसरा मीडियम भी आ जाए तो क्या करेंगे? तो इसमें देखिएगा, इसमें ना जो टॉपिक लिखने के बाद में मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि क्वेश्चन क्या बनता है। फॉर अ रे ऑफ लाइट अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मीडिया शो दैट 1 μ2 इंटू 2 μ3 इंटू 3 μ1 इज इक्वल टू 1। आपको ये चीज़ शो करनी है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया में मुझे करना क्या है? टू प्रूव वन μ2 इंटू 2 μ3 इंटू 3 μ1 इज इक्वल टू 1। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अब देखिएगा, फिगर शोज द रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर 1 टू वाटर 2 टू ग्लास 3। ये है
तो सोचिएगा, एक ना जो फिश एक्वेरियम होता है उस तरीके से एक एक्वेरियम रखा हुआ है, तो बाहर तो एयर है, एयर के बाद जो वो ग्लास का एक्वेरियम बना हुआ है उसमें सोचिए नीचे ना मोटा ग्लास लगा हुआ है, मोटा ग्लास लगा हुआ है, और ऊपर थोड़ा सा उतना ही सेक्शन वो खाली पड़ा हुआ है, उसमें हमने पानी भर रखा है। तो ये इस तरीके से बना रखा है ऐसे। ये तो ग्लास हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ पर डॉट 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 करके दिखा दिया कि भाई ये वाटर है। तो सबसे पहले रे यहाँ पर स्ट्राइक करी, इसको मैंने बोल दिया ए, ये वाले पॉइंट को बोल दिया हमने बी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट पॉइंट पर हुआ तो I1 बोल दिया। अब ऐसे तो रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे ऐसे सीधी चली जाती है, तो सीधी बना दो पहले तो इसको, ये ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड कर गई यहाँ पर क्योंकि डेंसर में गए हैं। तो ये एंगल हो गया R1। फिर उसके बाद वाटर है, थोड़ा ही हटा देता हूँ यहाँ पर, ये डॉट डॉट की वजह से कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये थोड़ा सा बेंड कर गई ऐसे, तो ये हो गया R1। अब जब ये बेंड करी है तो जिस पॉइंट पर यहाँ पर ये स्ट्राइक करेगी, इस वाले पॉइंट पर एक नॉर्मल बना ली। अब जब नॉर्मल बनाई है तो भाई ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो भाई ये दोनों एंगल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला एंगल भी R1 ही हो जाएगा, है ना। ये छोटा सा जगह बच रही है तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए अलग बना दिया R1। फिर ऐसे तो ये सीधा चला जाता, लेकिन ये भी थोड़ा सा बेंड कर गई, तो ये बन जाएगा, इस वाले एंगल को हम बोल देंगे R2, पॉइंट 2 पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। और फिर क्या हो रहा है कि ये ग्लास में गई है ना, मतलब वाटर से और ज़्यादा डेंसर है, तो ये ग्लास में गई है। अब क्या होगा, अब ये वाला एंगल भी R2 बन जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन ये ऐसे हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि बिल्कुल शुरुआत में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो लास्ट में एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा इक्वल होता है, तो लास्ट वाले एंगल को हम आई ही बोल रहे हैं, या जैसे ये I1 है तो इसको आई बोल दिया, चलिए, और इसको भी आई ही बोल दिया, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। बताइए भाई यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन बताएं भाई, सुभान सोमेन क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। तो पहला वाला मीडियम है एयर, दूसरा वाला मीडियम है वाटर, तीसरे वाला मीडियम है ग्लास। एयर को बोल दिया 1, वाटर को बोल दिया 2, ग्लास को बोल दिया 3। 1 2 3 ये 3 हो गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर है फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो 1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन R1। 1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1। ये हो गया। फॉर द रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 3, अब जो रे जो मीडियम 2 से, देखिए मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, ये जो एयर है इसको मीडियम 1 बोल दिया, इसको मीडियम 2 बोल दिया, इसको मीडियम 3 बोल दिया। तो अगर रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो 1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1। और जब 2 से 3 पर जा रही है तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, साइन R1, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, साइन R2, तो साइन R1 अपॉन साइन R2 हो जाएगा। सही है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 μ3 साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R2। ये हो गया। और जब हम 3 से वापस 1 में जा रहे हैं, ये वाला भी तो 1 ही है, जब हम 3 से वापस 1 में जा रहे हैं तो 3 μ1 ये क्या हो जाएगा, साइन R2 अपॉन साइन आई। ठीक है, ये है। तो 1 2 3 ये 3 मेरे को चीजें मिल गई हैं, 1 μ2 2 μ3 और 3 μ1। इनका मल्टीप्लीकेशन ही तो 1 के बराबर प्रूव करना है, कर दो मल्टीप्लाई, सारे कट जाएंगे, आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो इनको तीनों को इक्वेशन बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 2 और 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1,
ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ पर लिखिएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 म्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 म्यू 1। क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाइड बाई साइन R1 अपॉन साइन R2 और मल्टीप्लाइड बाई साइन R2 अपॉन साइन आई। आप देखिए साइन R2 से साइन R2 कट गया, साइन R1 से साइन R1, साइन आई से साइन आई, सब कुछ ही कट गया, इज इक्वल टू 1। यही तो प्रूव करना था। बताइए जी, समझ गए? बस जी, तो इतना करना है इसमें। बाकी नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में करवाता हूँ आपको, रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, इतना करिए जी। दशहरे के बाद से ना आपके टेस्ट भी शुरू करूँगा, क्योंकि अब हमारा बस ये आप समझ लीजिए कि ये वाला जो चैप्टर है यही है, बस थोड़ा सा लंबा चैप्टर। उसके बाद वाले चैप्टर मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, वो आसान है। तो टेस्ट और रिवीजन वगैरह सब करेंगे शुरू, पर ये वाला जरा सा थोड़ा सा निपट जाए। ठीक है, और दशहरे के बाद से मैं आपको बताना शुरू करूँगा कि क्या क्या आपको रिवाइज़ करके आना है। जो जो चीज़ मैं रिवाइज़ करने के लिए बोलूँगा वो रिवाइज़ करके आएंगे, उसका टेस्ट ले लेंगे। कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होगा, पर छोटा छोटा करके ही आप रिवाइज़ करेंगे ना, तो पुरानी चीज़ें स्किप नहीं होंगी दिमाग से, इसलिए कह रहा हूँ। चलिए जी, ओके।